हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा तथा एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री जो है आपका बिहार पॉलिटेक्निक तथा एनडीए में जब लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए जो आपका दोनों के लिए पॉलिटेक्निक और एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई कुछ अलग नहीं है क्योंकि देखिए आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो आपका 30 गो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका केमिस्ट्री से, लेकिन और एनडीए में जो आपका कितना 12 से 13 गो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका केमिस्ट्री से। इसलिए जो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो वो भी जो है बिहार पॉलिटेक्निक तथा जो आपका एनडीए की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रियाशील समूह जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो देखिए जब कोई क्रियाशील समूह जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो क्या होगा, तो उसे एल्कीन कहते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसका एल्केन कहेंगे। और जब कार्बन होगा डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसे एल्कीन कहेंगे। और जब कार्बन कार्बन जो आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब कार्बन 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 जो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो हम लोग एल्केन कहेंगे। जब डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसे एल्कीन कहेंगे। और जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसे एल्काइन कहेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो एल्काइन हो जाएगा, आपका ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका एक लोहे का परमाणु द्रव्यमान 58.85 AMU है तो ये 5.585 लोहे में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो देखिए परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पे ये क्या किया है, दशमलव उधर घसका दिया है ना, तो ये दशमलव यहाँ पे कम किया है। क्या किया है यहाँ पे एक संख्या को छोटा कर दिया दशमलव, तो आपको जो कितना होता है एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 10 के पर 23 होता है। तो आपको जो है इनमें से क्या करें कम किया है, तो अभी ये कम कर दीजिए, आपका ऑप्शन में हो जाएगा 6.022 10 के पर 22 कर दीजिए। 23 होगा लेकिन यहाँ पे ये कम किया तो आप 22 कर दीजिए दहीना और खसका इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो आपके परमाणु द्रव्यमान है। मेंडलीव ने जो आपका आवर्त सारणी दिया था उस समय उन तत्वों का वर्गीकरण जो आपके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। लेकिन आपका जो है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी किसने दिया था, तो याद रखिएगा मेंडलीव ने। और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी जो आपका मोसले ने दिया था, हेनरी मोसले, याद रखिए आधुनिक आवर्त सारणी आपके हेनरी मोसले ने दिया था, जिसके अनुसार जो है उन्होंने क्या परमाणु जो आपका क्रमांक में दिया था। हेनरी मोसले ने आपको आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु को क्रमांक के अनुसार सजाया था, याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो दिया था उसमें क्या है तत्वों का द्रव्यमान के आधार पर दिया था। और हेनरी मोसले ने जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी दिया था वो जो आपके परमाणु जो है संख्या के आधार पर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका एसटीपी पर 22.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 22.8 लीटर है, ठीक है, कितना है यहाँ पे देखिए 44.8 लीटर है। लेकिन आपका एसटीपी पर गैस का आयतन कितना होता है 22.4 होता है, तो बाटम 22.4 होगा, काटिएगा तो आपका 2 लीटर होगा जगह, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका 22.4 बाटम रख के आपका निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किधर गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जब साझेदारी होता है तो कौन सा यौगिक बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के जब साझेदारी होता है तो सहसंयोजक यौगिक बनता है, ऑप्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका एक गैसीय हाइड्रोकार्बन में 14.28% हाइड्रोजन है तथा शेष जो आपका कार्बन है, तो गैसीय हाइड्रोकार्बन की तुलना में हाइड्रोजन के विसरण की दर 1.√14 है, तो हाइड्रोकार्बन का अणुओं की संख्या क्या होगी, तो आपकी C2H4 हो जाएगी, C2H4 हो जाएगा, आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक पहले लिखना है फिर कम लिखना है। तो देखिए आपका फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है, फिर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। आपका ऑप्शन में सीखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो आपके घटते क्रम में सबसे अधिक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ऑप्शन दे देगा इसी तरह, आप पूछेगा इनमें से कौन हाइड्रोजन तत्व होता है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है आपका हाइड्रोजन तत्व, याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आपका हाइड्रोजन तत्वों के समूह याद रखिएगा।
और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के, फिर आयोडीन की, याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 35 होती है। और आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 53 होती है। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 9 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। ब्रोमीन की कितना होती है? 35 होती है। आयोडीन की 53 होती है, याद रखिएगा। देखिए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आसान आसान पढ़ के कोई फायदा नहीं है, कोई पढ़े वो जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे कॉपर क्लोराइड के विलयन में जब SO2 के बुलबुले प्रवाहित होते हैं तो क्या होता है? तो CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड के विलयन से SO2 प्रवाहित होगा ना, तो आपका CU2Cl2 बन जाता है, आपका ऑप्शन में हो जाएगा, बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का वाष्प घनत्व 15 है, तो ऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो उतना ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, याद रखिए। वाष्प घनत्व जितना होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है, 15 ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेथेन में मौजूद बंधन का प्रकार होता है, तो मेथेन में मौजूद बंधन का क्या प्रकार होता है? तो मेथेन में मौजूद बंधन जो आपका होता है स्वसंयोजक होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्वसंयोजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? जल का आयनिक गुणनफल 10⁻⁴ होता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जल का आयनिक गुणनफल कहने का मतलब है ना कि जब जल का हम लोग विद्युत विक्षेपण कराते हैं, मान लीजिए है जल है, ठीक है, जल है, ऐसे होकर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इसमें जो है ना हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, ठीक है। इन्हीं आयनों का गुणनफल 10⁻⁴ होता है। देखिए हम लोग जल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H+ आयन बनेगा, बन गया, फिर यही गुना करेंगे और फिर OH आयन बनेगा, तो यही हो गया जल का आयनिक गुणनफल। जल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। इसी आयनों का गुणनफल जो आपका 10⁻⁴ के बराबर होता है, आपका ऑप्शन 20 है, यही करे जल का आयनिक गुणनफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यौगिक C2H5O C2H5 फिर अभी किधर C2H5 COOH जो आपके करके C3H7Cl के साथ के IUPAC के नाम क्रम कौन सा है? तो इसका IUPAC नाम का क्रम होगा एथॉक्सी एथेन प्रोपेनोइन अम्ल एवं क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन करना है कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार जो आपका 40 है, इसलिए क्या कहते हैं? तो देखिए कैल्शियम तथा आर्गन, अब इसके बारे में तो कुछ देख लेते हैं। कैल्शियम और आर्गन का रहता है। कैल्शियम का हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम का परमाणु संकेत क्या होता है? C होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है और भार होता है 40 होता है। फिर आर्गन का है, आर्गन का परमाणु भार कितना है? 40 दिया है, इसका भार 40 भी होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है, ठीक है, 18 होता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए कैल्शियम और आर्गन जो है क्या होता है, इसका परमाणु भार समान है, तो हम लोग क्या कहते हैं? जिसका परमाणु भार समान है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। और समभारी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन होगा। समभारी को हम लोग इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। तो जिसका परमाणु भार समान है तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। आइसोबार ऑप्शन में इसका भी हो जाएगा। आइसोबार मतलब कि इसका समभारी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टेरिलीन होती है। टेरिलीन क्या होती है? तो टेरिलीन जो आपकी होती है एक प्रकार की पॉलिएस्टर होती है, आपका ऑप्शन में हो जाएगा। टेरिलीन जो आपकी है पॉलिएस्टर होती है, ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में स्थित होता है। तो पृथ्वी पर कौन सा यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर यूरेनियम जो आपके 238 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए यूरेनियम हम लोग यूरेनियम का संकेत क्या होता है? U होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 92 होता है। तो यूरेनियम जो आपका 238 भी पाया जाता है, यूरेनियम 235 भी पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम जो सर्वाधिक मात्रा में जो पृथ्वी पर पाया जाता है, यूरेनियम 238 पाया जाता है। ये जो है आपके यूरेनियम के समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं, तो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा। किसी परमाणु में समान संख्या में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मौलिक कण पूछ रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मौलिक कण कह दिया, तो कौन कौन से मौलिक कण होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों का मौलिक कण होता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं समान संख्या में पाए जाते हैं, मतलब सारे संख्या पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा तो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का है अलग का है ऑप्शन नहीं होगा, देखिए क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन जो आपका नहीं पाए जाते, यही कारण है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सभी में पाया जाता है, लेकिन एक खाली हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो होता है एक अपवाद है, इस कारण जो है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, इस कारण उसका मौलिक कण जो है सारे तत्व मतलब न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, वही मानेंगे। आपका जो किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कौन होते हैं? तो आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पाए जाते हैं कुछ तत्वों में, तो उसकी परमाणु संख्या भी अलग अलग होती है, इसी कारण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर प्लस आवेश होता है, और जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें माइनस आवेश होता है। कहने का मतलब है कि जब कोनो आदमी के आप पैसा दीजिएगा तो क्या होगा, तो आप में पैसा की कमी आएगा, लेकिन आपको क्या होगा, प्लस प्लस न कहाइएगा, धनवान अच्छा आदमी कहाइएगा। लेकिन जब कोनो आदमी से पैसा लीजिएगा तो क्या हो गया, आप कर्जा में गए ना, आप कर्जा में गए मतलब कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप माइनस में कहेगा, हीन नज़र से देखा जाए तो वही होगा। इलेक्ट्रॉन खोएगा तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या होता है। तो तप्त गंधक पर हाइड्रोजन मतलब सल्फर गैस प्रवाहित करेगा ना, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। कहने का मतलब कि अब सल्फर है, सल्फर में आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेगा तो आपका H2S से बन जाता है, आपका सल्फर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, सल्फर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सजातीय श्रेणी के शब्द देते हैं। अब सजातीय श्रेणी क्या होता है, देखिए सजातीय श्रेणी हम लोग उस श्रेणी के तत्वों को कहते हैं जिसके जो हम लोग जिसका जो होता है गुण में से आपका CH2 का अंतर होता है, जिसके मतलब कि परमाणु संरचना में CH2 का अंतर होता है। कहने का मतलब है CH2 का अंतर, कहने का मतलब है कि देखिए CH2 मतलब कि कार्बन में एक अंतर होगा और हाइड्रोजन में 2 का अंतर होगा। तो देखिए तो इसमें कार्बन 1 है 2 है, 1 का अंतर है, एगो का अंतर है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन 4 गो है, 4 गो, एको का अंतर है नहीं है, तो आपको CH2 का अंतर का फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब CH2। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन एगो है, कार्बन एगो 2 गो है, एगो का अंतर है, ठीक है। और CH2 का अंतर मतलब हाइड्रोजन 6 गो है, 4 गो है, घटेगा तो 2 गो आ जाएगा, तो होगा आपका जिसके कार्बन परमाणु संरचना के बीच CH2 का अंतर होता है, उसे हम लोग सजातीय श्रेणी के तत्व कहते हैं। आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, CH4 और C2H। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है। कौन ऐसा तत्व होता है जिसका एल्केन नहीं है। तो देखिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं। आपका एल्केन नहीं है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अगर वही आपसे कहते हैं एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, याद रखिएगा। पिछली बार जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि आपका एल्कीन का फार्मूला पूछा गया था ये। अगला को उसके बाद देखिए आपका एल्केन का फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा, एल्कीन का फार्मूला CnH2n-2 हो जाएगा। अब आपसे एल्कीन एल्केन होगा, आप एल्काइन का फार्मूला पूछ सकता है, तो CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन का फार्मूला। आपका एल्केन क्या हो गया, CnH2n+2 हो जाएगा, और एल्कीन का क्या होगा, H2n होगा, एल्काइन का CnH2n-2। तो आपका कब पूछा है, एल्केन पूछ रहा है। एल्केन का फार्मूला क्या बताएं, CnH2n-2 हो गया। अब इस देखिए तो इस फॉर्मूला पर सेट खा रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कार्बन का दिया है, 2 गो दिया था, N मतलब 2 गो हो गया, N 2 गया, C और 2 यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 रखिएगा, 2 गुने 2, अब फिर क्या है +2 करिएगा, तो 2 गुने 2 4 और +2 6 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे ये सेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखिए किसी में भी रखिएगा तो आपका सेट कर जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन का एगो है, तो पहले में कार्बन CN, तो C एक हो जाएगा, H2n मतलब 2 गुने 1 2 है, प्लस में 2 करेगा तो CH पर सेट कर जा रहा है, ये भी सेट कर जाएगा, ये भी सेट कर जाएगा। मतलब CnH2n+2 का फॉर्मूला CnH2n+2 मतलब कार्बन जगह रखिएगा तो आपका जो है आपका ये ऑप्शन नंबर C जो आपका सेट नहीं करेगा, इसके अलावा तीनों सेट कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होता है। तो अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात में आपका कमी होती है, ऑप्शन भी हो जाएगा, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी को उदग्र स्तंभों क्या कहते हैं। देखिए आवर्त सारणी के हेंगा हेंगा आवर्त सारणी बनाया गया है, जिसमें हेंगा 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 लाइन होता है, हेंगा 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 लाइन होता है। तो आवर्त सारणी उदग्र कहने का मतलब है कि जब हेंग हम लोग देखेंगे ऊपर से नीचे से ऊपर देखेंगे, चाहे ऊपर से नीचे, तो आवर्त सारणी के हेंगा जब देखेंगे ना, उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। और देखिए हम लोग जब तत्वों के हेंगा गिनेंगे ना, इस साइड गिनेंगे, गिरा के क्षैतिज गिनेंगे, तो उसको हम लोग आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं, तथा क्षैतिज स्तंभों को हम लोग आवर्त कहते हैं। याद रखिए, उस उदग्र स्तंभों को वर्ग, क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरणों के अनुसार बनती है। N2+ में 3H2 अभिक्रिया कर अमोनिया गैस बनाती है, और 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने में कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। ताकि 60 लीटर अमोनिया गैस के बनाने में 90 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन वाइज का C हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धोबिया सोडा का सूत्र क्या है। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2 होता है, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धोवन सोडा में जल का अनुपात कितना होता है, आपका 10 होता है, याद रखिएगा। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, तो आपका होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। और आपसे ये भी आप पूछा जा सकता है क्या, कि धोवन सोडा में जल का अनुपात कितना होता है, तो 10 होता है, 10H2 होता है, इसलिए जल का अनुपात 10 होता है। अब देखिए धोवन सोडा का एक और नाम क्या है आपका, इसका क्या हो जाएगा, सोडियम और कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम लोग क्या कहते हैं, धोवन सोडा भी कहते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खाने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है। तो खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3।
अब इसका नाम क्या है, खाने वाला सोडा NaCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए तो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बाइड कहिए तो खाने वाला सोडा है। ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डबल रोटी बनाने में या पेट की अम्लता दूर करने में कौन से किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका यही है NaCO3 × CO3 का उपयोग, NaCO3 का प्रयोग, NaCO3 का प्रयोग किया जाता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या खाने वाला सोडा कहिए या बेकिंग सोडा कहिए, उसका फॉर्मूला गया। और धोवन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2 होता है। देखिए ऐसे पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में जो है ना, आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो आपका 100 से मतलब 100 से नीचे रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। और केवल हम आपका 30 को क्वेश्चन लेते हैं, 30 को क्वेश्चन करा देते, कौन फायदा है। अब हम 30 क्वेश्चन बोले हैं कि हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन के अलावा हमने लगभग 30 क्वेश्चन और करा दिए। मतलब इस वीडियो में हम लोग लगभग 60 को क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप इस तरह कितना आपका कम ही समय में कितना क्वेश्चन क्लियर हो रहा है और सारे डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लोहा जो कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर बना देता है। देखिए क्या है, लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर रहा है ना, क्या कर रहा है, सल्फेट से क्या अभिक्रिया कर रहा है। तो लोहा थोड़ा ताकतवरवा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सल्फेट में जो है ना, कॉपर में सल्फेट है तो कॉपरवा के बाहर निकाल दे रहा है, बाहर तो ताकतवर है तो उसका स्थापित कर रहा है, उसी जगह तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व ना दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके अपने यौगिक बना देता है। जैसे हम देखिए लोहा है, देखिए कॉपर सल्फेट का यौगिक है उसका, तो लोहा जो उसके यौगिक से विस्थापित कर ले रहा है और अपना है तो यौगिक बना लेता है, इसी हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लाल तप्त लोहे पर 72 ग्राम जलवाष्प से प्रवाहित करने पर एसटीपी पर आपका H2 हाइड्रोजन गैस का कितना आयतन प्राप्त होगा, तो आपका 89.6 लीटर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका N2 के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो N2 के बंधन निर्माण में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए हम लोग नाइट्रोजन होते हैं, N2 मतलब नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के सजाइएगा तो कैसे होगा, 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा तो उसके बाहरी सेल में क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हम लोग हेकर नाइट्रोजन ले लेते हैं, हेदर नाइट्रोजन लेते हैं। अब 5 को दिया है तो पहले क्या करते हैं, एगो 4 गो सजा लिए और एगो हम लोग बचा तो क्या करते हैं, फिर जोड़ा लगाते एगो, तो 3 गो खाली रह गया, और फिर इसका भी कई गो करेंगे, 4 गो कर देंगे, 4 गो, फिर 5 गो था तो एगो जोड़ा लगा देंगे, कई गो खाली रह गया, 3 गो खाली हो गया। तो देखिए तो इसका भी 3 गो, इसका भी 3 गो, 3 गो क्या हो गया, इसके में इलेक्ट्रॉन 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। आपका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 23 ग्राम सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, जनहित हाइड्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर कितना होगा। तो देखिए 23 ग्राम सोडियम जो है एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर रहा है ना, तो आपका जनित हाइड्रोजन गैस जो एसटीपी पर आपका 11.2 लीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस क्या है, तो क्लोरीन गैस जो आपका ऑक्सीकारक भी है और विरंजक चूर्ण भी है। देखिए क्लोरीन गैस का प्रयोग हम लोग जल को शुद्ध करने में भी करते हैं, तो इसी को हम लोग विरंजक बोल दिए, और ऑक्सीकारक भी आपका तो मतलब कि जलाने भी प्रयोग किया जाता है। वही हो गया क्लोरीन गैस जो आपका ऑक्सीकारक और विरंजक दोनों है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में दबा लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपकी एनडीए की तैयारी भी अच्छे ढंग से कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।